तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सबसे पहले कल जैसा कि ठीक है, तो चुंबकीय फ्लक्स के बारे में हमने बताया था और चुंबकीय फ्लक्स में ये कहा था कि जो किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की जो संख्या की माप होती है उसे हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। यदि हमारा क्या हो कि पृष्ठ क्या हो, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो, तो ऐसे कंडीशन में φB इज इक्वल टू कितने का होगा, B इंटू ए के होगा, जहाँ B क्या है, चुंबकीय वेक्टर है और आपका A क्या है, क्षेत्रफल वेक्टर है। तो चलिए इसी पे हम कुछ एक दो क्वेश्चन को अप्लाई करेंगे कि क्वेश्चन कैसे हम इस पे लगाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन है कि किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है कि चुंबकीय क्षेत्र इसने कहा है कि वेक्टर B इज इक्वल टू दे दिया है कि वेक्टर B इज इक्वल टू दिया है 0.5 i कैप 0.5 i कैप और आगे कह रहा है -0.3 j कैप 0.3 j कैप है, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें कह रहा है कि वेबर पर मीटर स्क्वायर इसका मात्रक दे दिया है कि वेबर पर मीटर स्क्वायर इसका जो है क्या है, मात्रक है। आगे कह रहा है कि एक समतल पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल 0.8 मीटर स्क्वायर है, मतलब एरिया का जो दिया हुआ है एरिया A इज इक्वल टू कह रहा है कि 0.8 मीटर स्क्वायर है, ये आपसे एरिया बता दिया है। फिर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि नंबर 1 कह रहा है यक्ष वाई तल में, ठीक है, ये किस कह रहा है कि यक्ष वाई तल में ना, यक्ष वाई तल में एक्सिस, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि यक्ष अक्ष के लंबवत क्षेत्र में जो क्षेत्र क्या है, दूसरा कह रहा है क्षेत्र जो है क्या है, यक्ष अक्ष के लंबवत तल में, ठीक है, ये चीज हुआ, लंबवत तल में रखा जाता है, ठीक है, लंबवत तल में रखा जाता है। प्रत्येक अवस्था में तल से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो थोड़ा सा हम इस पे ध्यान देते हैं। जैसे ये इसने दिया है वेक्टर B का मान दे दिया है, यानी कि आपको ज़रूरत किसकी पड़ेगी, पहले क्षेत्रफल वेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी और तब हम इनका क्या करेंगे, डॉट गुणन कर लेंगे तो हमें φB का मान मिल जाएगा। आपको ये चीज़ फाइंड करना है कि व्हाट विल बी इक्वल टू φB, ठीक है, ये φB का मान क्या होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर हम ध्यान दें तो ध्यान दिया जाए थोड़ा सा, तो ये जैसे इसको हम मान ले रहे हैं कि ये हमारा क्या है, जेड एक्सिस है, ये वाला हमारा जो है एक्स एक्सिस है और ये वाला जो है आपका क्या है, वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस है। तो जैसे कहा जाए कि जो तल है, क्वेश्चन में कह रहा है कि तल हमारा क्या है, एक्स वाई है, तल क्या है, यक्ष वाई। तो यक्ष वाई तल हमारा कौन सा होगा बेटा, तो ये वाला होगा जिनको कि हम शेडेड कर रहे हैं, ठीक है, जिसको हम क्या कर रहे हैं, शेडेड कर रहे हैं, ये आपका क्या होगा, एक्स वाई प्लेन होगा। क्लियर है, यही तो यक्ष वाई समतल होगा और यक्ष वाई समतल पर हमें क्षेत्रफल वेक्टर चाहिए। इसका एरिया इसने बता दिया है कि इसका जो एरिया है वो कितना है, 0.8 मीटर स्क्वायर है, इसका एरिया बता दिया है। अब बात रही ये कि इस पर हमारा क्षेत्रफल वेक्टर कितना होगा। अगर हम कहें
तो क्षेत्रफल वेक्टर की डिफिनेशन में तो ये चीज बताया जाता है कि क्षेत्रफल वेक्टर क्या होता है, तल के लंबवत होता है। और इस वाले जो साइडेड रीजन है, साइडेड रीजन के लंबवत कौन एक्सिस होगा, तो जेड एक्सिस होगा। ठीक है, ये वाला जो होगा, अगर हम यहाँ पे कहें कि क्षेत्रफल वेक्टर का, तो वह क्या होगा, इसके लंबवत होगा। तो क्षेत्रफल वेक्टर जो होना है वो जेड एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल होगा। जेड एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल होगा। ठीक है, मतलब जेड एक्सिस के डायरेक्शन में होगा। अब जेड एक्सिस के अनुदिश आपका एकांक वेक्टर क्या होता है, तो ये होता है के कैप। जेड एक्सिस के अनुदिश एकांक वेक्टर आपको क्या मिलता है, के कैप। और इस एकांक वेक्टर में अगर इसके मैग्नीट्यूड का गुणा कर दिया जाए तो हमें क्या मिल जाएगा, क्षेत्रफल वेक्टर ए प्राप्त हो जाएगा। समझ में आई बात। तो इसीलिए यहां पर अगर हम कहें कि वेक्टर ए बराबर क्या होगा, अगर हम बात करें कि वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या होगा, तो वेक्टर ए इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 0.8, ये इसका मैग्नीट्यूड है। और डायरेक्शन हम किसका रखेंगे, जेड एक्सिस का। और जेड एक्सिस का डायरेक्शन हमारा क्या है, ये हो गया के कैप। तो यह आपका क्या हो गया, क्षेत्रफल वेक्टर हो गया। और बी आपका क्या है, चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर है। मतलब बी की वैल्यू आपको दे रखा है कि बी इज इक्वल टू कितने के है, 0.5 आई कैप माइनस 0.3 जे कैप। ठीक है, और इसका यूनिट क्या है, तो यूनिट है वेबर पर मीटर स्क्वायर, और इसका यूनिट मीटर स्क्वायर है। ठीक है, ये आपका क्या है, वेक्टर बी की वैल्यू है। ठीक, तो अगर हम कहें कि फाई बी इज इक्वल टू क्या होगा, तो फाई बी क्या होता है, वेक्टर बी और वेक्टर ए के स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। मतलब वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए के क्या होगा, बराबर होगा। तो अगर हम यहाँ पे b का मान रखा जाए तो b का मान क्या होगा, 0.5 आई कैप माइनस 0.3 जे कैप। ठीक है, और डॉट क्या आ जाएगा, 0.8 के कैप। ठीक है, ये इतने के होगा। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपको पता है कि i के गुणांक का गुणा i के साथ, j के गुणांक का गुणा j के साथ, और k के गुणांक का गुणा k के साथ। तो यहाँ पे देखा जाए कि i और j का गुणांक तो है नहीं, और यहाँ पे i नहीं है, इसका मतलब उनका गुणांक क्या है, 0 है। तो 0 का गुणा इसके साथ होगा तो ये भी 0, इनके साथ होगा तो ये भी 0। इसमें k का कोई गुणांक नहीं है और यहाँ पे k का गुणांक है, तो इनका भी गुणा करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि इनका स्केलर मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो ये चीज़ मिलेगा कि 0.5 इंटू 0 माइनस 0.3 इंटू 0 और प्लस हो जाएगा 0 इंटू 0.8, गुणा कर लीजिए, ओवरऑल इनका मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि एक्स वाई प्लेन से होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, 0 हो जाएगी। अब आगे कह रहा है कि अगर ये कह लिया जाए कि तल जो है क्या हो, जो प्लेन है ना, प्लेन हमारा क्या हो, एक्स अक्ष के लंबवत ना, एक्स अक्ष के क्या हो, लंबवत हो। तो एक्स अक्ष तो हमारा ये वाला है। ठीक है, एक्स अक्ष आपका क्या है, ये वाला है, ये वाला आपका एक्स अक्ष है। और जो हमारा तल है वो क्या है, एक्स अक्ष के क्या है, लंबवत है ना। एक्स अक्ष के लंबवत कौन सा तल होगा, ये वाला होगा, जिनको कि अब हम रेड से शेडेड कर रहे हैं। ठीक है, ये वाला एक्स अक्ष के लंबवत तल होगा। इसका भी एरिया तो वही रहना है, एरिया में कोई चेंजिंग नहीं हो रही है। बस क्या हो रहा है, इसका जो ये जो तल था वह क्या हो गया, एक्स अक्ष के लंबवत हो गया। तो इसके एक्स अक्ष के अनुदिश एकांक वेक्टर क्या होता है, आई कैप होता है। और यहाँ पे अब अगर देखा जाए कि तब यहाँ पे वेक्टर ए दूसरे वाले कंडीशन में क्या हो जाएगा, तो दूसरे वाले कंडीशन में अगर हम देखेंगे सेकंड केस में देखेंगे तो सेकंड केस में आपका होगा क्या कि वेक्टर ए बराबर क्या हो जाएगा, तो वेक्टर ए बराबर हो जाएगा कि 0.8 और यहाँ पर आई कैप हो जाएगा। ठीक है, यह इतने के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब अगर देखा जाए तो यहाँ से अगर हम फाई बी का मान निकालें
कि फाई बी हमारा क्या होगा, तो फाई बी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, वेक्टर बी और डॉट वेक्टर ए के, और वेक्टर बी का मान है कितना, तो 0.5 आई कैप माइनस 0.3 जे कैप, ये इतना, और इनके साथ डॉट प्रोडक्ट किसका होगा 0.8 और किसके आई कैप के। ठीक है, अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख भी सकते हो, 0 जे कैप भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या मन करे तो यहाँ पे और लिख लो 0 के कैप, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पे भी बगल में हम लिख दे रहे हैं प्लस 0 के कैप, ठीक है, और डॉट ये हो गया 0.10, ठीक है। ये 0 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि उनका 0 से गुणा होगा तो वो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। अब गुणा कैसे करते हैं, तो भैया i के गुणांक का गुणा i के साथ, j के गुणांक का गुणा j के साथ, और k के गुणांक का गुणा k के साथ करेंगे ना। तो यहां से i का गुणांक कितना है, 0.5 है, गुणा किसके साथ, 0.8 के साथ, ठीक है। फिर माइनस साइन है, माइनस लगा लिया। यहाँ पे 0.3 का गुणा किसके साथ होगा, 0 के साथ, और फिर प्लस 0 का गुणा 0 के साथ हो गया। तो यहाँ से देखोगे तो ये इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4.0 आएगा, और ये सभी तो 0 आ जाने हैं, तो यानी कि फाई बी का मान क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, या 4.0 भी कह सकते हैं। और इनका मात्रक क्या होगा, तो इनका मात्रक वेबर होगा ना, वेबर हो जाएगा, यानी कि ये चुंबकीय फ्लक्स आपका कितना हो जाएगा, 4 वेबर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था। ठीक है, ये था। एक क्वेश्चन थोड़ा सा और देख लेते हैं। जैसे कह रहा है कि 40 सेमी लंबी तथा 8 सेमी परिच्छेद क्षेत्रफल वाली प्रणालिका है। कोई प्रणालिका है ना, प्रणालिका का मतलब तो आप जानते हैं धारावाही प्रणालिका के बारे में। तो ये कह रहा है कि 40 सेमी लंबी, इसकी लंबाई बता रहा है कि यल इज इक्वल टू कितने के है, 40 सेमी के है। ठीक है, 40 सेमी लंबी है प्रणालिका। ठीक है, उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बता रहा है कि जो एरिया है वो क्या है, 8 सेमी स्क्वायर है। एरिया कितना है, 8 सेमी स्क्वायर है। वाली प्रणालिका में 300 फेरे हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ कॉइल की बात करें तो वह कितना है, 300 है, 300 है। ठीक है, फिर आगे कह रहा है तथा इसमें 1.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, यानी कि इसमें प्रवाहित धारा का मान कह रहा है कि 1.2 एम्पियर का है। ठीक है, 1.2 एम्पियर का है। तो कह रहा है प्रणालिका से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान बताइए, कि प्रणालिका से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स आपका फाई बी का मान क्या होगा, फाई बी का मान क्या होगा। क्लियर। तो अब जैसा कि आप जानते हो कि फाई बी इज इक्वल टू कितने को होता है, बी इंटू ए होगा, बी इंटू ए के होगा। यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, प्रणालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालना पड़ेगा। ठीक है, और उस चुंबकीय क्षेत्र का अगर हम एरिया के साथ क्या करें, मल्टीप्लिकेशन कर दें या गुणा कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स मिल जाएगा। ठीक, अब बात रही ये कि धारावाही प्रणालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र होता कितना है। ठीक है, तो धारावाही प्रणालिका के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होता है बी इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट एन आई, जहां पे यन क्या है, यन है एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। ठीक है, अगर हम यहां पे बात करें तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा म्यू नॉट कैपिटल एन अपॉन यल और इनटू कितने के, आई के। क्लियर है। अब अगर हम यहां से इन सभी के मान रखें तो देखो, मान रखोगे तो म्यू नॉट का मान आपका क्या होता है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, ये इतना होता है। एन का मान 300 दिया हुआ है, एल का मान, अच्छा एक मिनट, इनको हम
मीटर में बदल लें ना, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो जैसे सेंटीमीटर को आप इसमें मीटर में बदले होते तो यहाँ पे आ गया होता कि 0.4 ना, या 4 × 10⁻⁻1 मीटर हो गया होता है। 10⁻⁻2 का गुणा करते। अच्छा, यहाँ पे करते हैं तो ये आता 8 × 10⁻⁻4, ये मीटर स्क्वायर हो जाता, और को तो चेंज करने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पे इनकी वैल्यू रख दें। तो यल का मान क्या है, 4 × 10⁻⁻1 ये हो गया, और इंटू आई का मान, और आई का मान क्या है 1.2 है। क्लियर है? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं ना। तो ये जैसे अगर 10⁻⁻1 ऊपर गया तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 10 हो जाएगा। 10 का गुणा इसके साथ किया तो क्या हो जाएगा, 1.2 के साथ 10 का गुणा करेंगे तो आ गया 12, 4 तिहाई 12, इनसे कटेगा, मतलब इस पूरे से इसको काटेंगे तो आएगा 3। ठीक है, और 3 3 9, तो यहाँ पे तो हो गया 900। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो ये आएगा 4, और पाई का मान क्या होता है 3.14, और इंटू 10⁻⁻ कितने के -7 के। ठीक है, ये -7 के। तो जैसे ही इनका हम गुणा कर लें, तो इनका अगर हम गुणा करके देखेंगे तो इनका मान जो आएगा वो आएगा 1.13। ठीक है, या गुणा करके आप चेक करेंगे, चलिए चेक ही कर लेते हैं। यहाँ पे 4 चौका 16, और 4 1 5, और 4 तिहाई क्या हो जाएगा 12, मतलब आ जाएगा 12.56 इंटू कितने के 900 के, और इंटू 10⁻⁻7। ये 2 जीरो इनके 2 दशमलव को गायब कर देगा, और यहाँ पे 9 6 54 के 4 हासिल लगा 5, 9 5 45, और 5 50 के 0 हासिल लगा 5, 9 दूना 18 5 23 के 3 हासिल लगा 2, और 9 1 कम 9 2 11, ये आ गया, और इंटू कितने के 10⁻⁻7 के। ठीक है, यहाँ पे अगर 4 अंक पे दशमलव लगा लेना चाहते हो तो यहाँ पे 4 अंक क्या हो जाएगा, 4 प्लस हो जाएगा, यानी कि इनको आप क्या लिख सकते हो कि 1.13, ठीक है, इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, ये क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र का मान हो गया। ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र का मान हो गया, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र का मान हो गया। फ्लक्स, ठीक है, तो इनसे होकर गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स कैसे मिलेगा, तो यहाँ पे अगर हम φb की बात करें तो ये ध्यान दो, जैसे कि मतलब अगर हम ये कहें कि ये हमारा कोई धारावाही प्रणालिका है। ठीक है, ये हमारा धारावाही प्रणालिका है, और इसमें तार लपेटा हुआ है। तो इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है वो धारावाही प्रणालिका के क्या होता है, समांतर होता है। ठीक है, धारावाही प्रणालिका के अक्ष के क्या होता है, समांतर होता है। यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा होगी वह पृष्ठ के क्या होगा, लंबवत होगा। पृष्ठ के क्या होगा, लंबवत होगा। तो पृष्ठ के लंबवत होगा तो ऐसे कंडीशन में आपका क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर और आपका क्षेत्रफल वेक्टर दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के लंबवत हो जाएंगे ना। मतलब वेक्टर B इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर A ना। तब आपका φb इज इक्वल टू कितने हो जाएगा, φb इज इक्वल टू हो जाएगा BA के होगा। φb इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BA के। और यहाँ पे B का मान आपका है कितना, 1.13 इंटू 10⁻³ और इंटू यहाँ पे देखा जाए चुंबकीय ये क्षेत्रफल का मान, तो ये हो गया 8 इंटू 10⁻⁴ ना। अब इनका अगर गुणा कर दिया जाए तो यहाँ पे देखेंगे तो 10⁻, पहले तो -7 हो गया। 8 का यहाँ पे देखा जाए तो 8 3 24 के 4 हासिल लगा 2, 8 1 8 2 10 के 0 हासिल लगा 1, 8 1 8 1 9, और दशमलव कितने स्थान पे, 2 स्थान पे लग जाएगा। तो इनकी वैल्यू इतनी आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया वेबर। ठीक है, तो आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, फिर देखेंगे आगे। गुड मॉर्निंग। ठीक है,
बेटा नेक्स्ट टॉपिक, जैसा कि आपको पिछले लेक्चर में हमने वैद्युत फ्लक्स के बारे में बताया था, ठीक है, वैद्युत फ्लक्स के बारे में बताया था। अब आगे इसका नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हम लोगों का होगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण है क्या, ठीक है। तो होता क्या है कि जब हम क्या करें कि कोई कुंडली है, ठीक है, और कुंडली के सापेक्ष अगर हम कोई चुंबक में क्या करें, सापेक्षिक गति कराएं, मतलब चुंबक और कुंडली के बीच हम क्या करें कि जब सापेक्षिक गति कराते हैं, ठीक है, तो जब सापेक्षिक गति कराते हैं तो होता क्या है कि जो है जब सापेक्षिक गति कराते हैं तो होता क्या है कि एक कुंडली में क्या होता है, कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और इस परिवर्तन के फलस्वरूप होता क्या है कि इस कुंडली में एक सूक्ष्म धारा प्रवाहित होने लगती है, ठीक है। इस धारा को हम प्रेरित धारा कहते हैं, और जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा था उसे हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। जैसे अगर मान लो कि हम चुंबक को समीप लेकर के जा रहे हैं, इसके कुंडली के समीप लेकर के जा रहे हैं, तो यहाँ पे धारा की जो दिशा होगी वो इस प्रकार की होगी कि ताकि यह क्या कर सके, इसका प्रतिकर्षित कर सके, प्रतिकर्षण करे ना, यानी कि ये कुंडली का यह वाला जो सिरा होगा वो यन की तरीके बिहेव करने लगेगा, यन ध्रुव की तरीके बिहेव करने लगेगा, ठीक है। और अगर हम इसी एन ध्रुव को क्या करें, दूर ले जाएं, ठीक है, दूर ले जाएंगे तो यह क्या करेगा, एस ध्रुव की ओर बिहेव करने लगेगा। एस ध्रुव की तरीके बिहेव करने का मतलब क्या हुआ कि भाई विपरीत ध्रुवों में क्या होता है, आकर्षण का बल कार्य करता है, यानी कि जब हम दूर हटाएंगे तो यह क्या करेगा, कुंडली अपनी ओर आकर्षित करेगा, ठीक है। तो जब कुंडली अपनी ओर आकर्षित करेगा यानी कि यह परिवर्तन का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है, यह परिवर्तन का विरोध कर रहा है, मतलब चुंबक को दूर ले जाने का यह क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। और यहाँ पे जब हम इसको समीप ले जा रहे थे तो यह क्या कर रहा था, तब यन ध्रुव की तरीके बिहेव कर रहा था। तो जब यन ध्रुव की तरह बिहेव कर रहा था तो विपरीत ध्रुवों में हमारा, जैसा कि हम जानते हैं कि विपरीत ध्रुवों में प्रतिकर्षण का बल कार्य करता है, तो जब इनको हम समीप ले जाएंगे तो ये समीप ले जाने का विरोध करेगा, और दूर ले जाएंगे तो दूर ले जाने का विरोध करेगा, ठीक है। तो इसी पर वैज्ञानिक थे लेंज, और लेंज ने अपना नियम दिया था। लेंज ने नियम दिया था कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, ठीक है, प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा कह लीजिए प्रेरित धारा, अथवा प्रेरित धारा सदैव उस कारक का विरोध करता है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होता है, जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होता है। या आप कह लीजिए कि प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव वह होती है जो जिससे क्या हो, जिसके कारण कि वह उसको उत्पन्न करने वाले कारण का या कारक का विरोध कर सके, ठीक है, कारण या कारक का क्या कर सके, विरोध कर सके। यही आपका क्या था, लेंज का नियम था, ठीक है। क्वेश्चन 1 नंबर का यहां से बन जाता है कि लेंज का नियम किसके संरक्षण पर आधारित है। तो ये जो लेंज का नियम है, लेंज का नियम, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है, पर आधारित होता है, ठीक है। तो एक बार हम फिर से ध्यान देते हैं। तो ये आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या हुआ, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल हुआ कि जब कुंडली और चुंबक के में क्या किया जाता है, सापेक्षिक गति कराई जाती है। तो जब सापेक्षिक गति कराते हैं तो कुंडली में क्या होता है, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण हमारा कुंडली में क्या होता है, एक
वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है और इस धारा को हम क्या कहते हैं, प्रेरित धारा कहते हैं। ठीक है, और यह घटना हमारा क्या कहलाता है, तो यह घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना कहलाती है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना कहलाती है। ठीक है, अब बात रही ये कि इनमें जो उत्पन्न जो विद्युत वाहक बल है उसे हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, और जो उत्पन्न धारा है वह हमारा क्या है, प्रेरित धारा है। अब ये प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है जो कि इनको उत्पन्न करने वाले कारक का क्या कर सके, विरोध कर सके, जिसे कि हम लेंज के नियम से जानते हैं। यहाँ पर आपको स्पष्ट है फिगर से कि अगर यन ध्रुव को हम समीप लाएंगे तो यह वाला क्या करेगा, यन ध्रुव की तरीके बिहेव करने लगेगा। ठीक है, और अगर ये जो है, अगर यन ध्रुव को हम क्या करें, कुंडली से दूर ले जाएंगे तो यह सिरा क्या करने, धारा की दिशा ऐसी हो जाएगी कि यह यस ध्रुव की तरीके बिहेव करने लगेगा। ठीक है, बिहेव करने लगेगा। यस एन और यस ध्रुव हुआ, इसका मतलब आकर्षण का बल कार्य कर रहा है, और आकर्षण का बल कार्य करने का मतलब हुआ कि यह जो है इनको दूर ले जाने का विरोध करेगा, और यहाँ पे अगर हम समीप ले जा रहे हैं तो ये यन ध्रुव की तरीके बिहेव करने लग रहा है, यानी कि यह क्या करेगा, तब समीप ले जाने का प्रतिकर्षित करेगा, और प्रतिकर्षित करने का मतलब क्या हुआ कि समीप ले जाने का यह क्या करेगा, विरोध करेगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम यन ध्रुव की जगह पे यहाँ पे अगर यस ध्रुव रख लें, साउथ पोल चुंबक का, ठीक है, और यहाँ पे भी हम साउथ पोल यहाँ पे रख लें, तो होगा क्या, जब अगर हम इसको समीप ले जाएंगे ना, समीप ले जाएंगे तो यह भी क्या करेगा, यह इसको थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं, यहाँ पे यस तो लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी यस लिखते हैं, लेकिन ये एरो की दिशा क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब क्या है कि अगर यस ध्रुव को आप दूर ले जाओ, ठीक है, दूर ले जाओगे तो जब दूर ले जाओगे तो यह सिरा किस तरीके बिहेव करने लगेगा, यन की तरीके बिहेव करेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, विपरीत ध्रुवों में आकर्षण का बल कार्य करना चाहिए, परिवर्तन का मतलब प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा को उत्पन्न करने वाले कारक, उत्पन्न धारा जो होगा उत्पन्न करने वाले कारक का क्या करेगा, विरोध करेगा। यानी कि अगर हम यस ध्रुव को दूर ले जा रहे हैं तो दूर ले जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है यह सिरा क्या करना चाहिए, यन ध्रुव की तरीके बिहेव करना चाहिए। ठीक है, यन ध्रुव की तरीके बिहेव करना चाहिए, यानी कि इनमें आकर्षण का बल कार्य करना चाहिए। यहाँ पे जब समीप ले जाओगे तो यह क्या करेगा, यस ध्रुव की तरीके बिहेव करेगा, और यस ध्रुव की तरीके बिहेव करेगा मतलब यह समीप ले जाने का क्या करेगा, विरोध करेगा। ठीक है, तो ये चीज रहा आपका प्रेरित विद्युत ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, और इससे एक संबंधित नियम हो गया लेंज का नियम। ठीक है, जिसमें लेंज के नियम में कहा जाता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा सदैव उस कारक का विरोध करता है, उस कारक या कारण, जो भी कह लीजिए, कारण का विरोध करता है, विरोध करता है, जिससे वह स्वयं उत्पन्न होता है, स्वयं उत्पन्न होता है। ठीक है, होता है, यही आपका क्या है, लेंज का नियम है। क्लियर है, लेंज का नियम है। और लेंज का नियम किसके संरक्षण पर आधारित है, तो लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का नियम, कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम क्या थे। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा है फैराडे का नियम, विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का नियम। विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी
फैराडे का नियम। तो ये जो वैज्ञानिक थे फैराडे ने क्या किया था कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के संबंध में दो नियम दिए। ठीक है, दो नियम दिए, जिसमें जो पहला नियम है फर्स्ट नियम को हम न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। न्यूमैन का नियम भी कहते हैं, न्यूमैन का नियम कह दीजिए या तो इसे फैराडे का प्रथम नियम कहिए। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग होता क्या है कि किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में अगर कहा जाए कि किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है स्मॉल ई, ठीक है, वह क्या होगा, उस कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ऋणात्मक दर के बराबर होता है, मतलब E इज इक्वल टू कितने के, E इज इक्वल टू होता है डेल फाई बी ओवर कितने के, डेल टी के, विद माइनस साइन। ठीक है, ये इतने के होता है। यदि हम कह लें कि यदि कुंडली में फेरों की संख्या क्या हो, कैपिटल एन हो, ठीक है, कैपिटल एन हो, तो आपका हो क्या जाएगा, तब आपका E बराबर कितने का हो जाएगा, तो E बराबर हो जाएगा माइनस एन इंटू यहाँ पर हो जाएगा डेल फाई बी ओवर कितने की, डेल टी की। ठीक है, यही आपका क्या है, फैराडे का प्रथम नियम है, जिसे कि हम न्यूमैन के नियम से जानते हैं। क्लियर। अब आगे बात रही कि इनका दूसरा नियम, तो दूसरा नियम लेंज का ही नियम है। जो दूसरा नियम फैराडे का दूसरा नियम है एक्चुअली में क्या है, लेंज का नियम है। लेंज का नियम कह लीजिए, ठीक है, लेंज का नियम, या फिर आप इसी को क्या कह सकते हो, फैराडे का द्वितीय नियम, ठीक है, द्वितीय नियम। फैराडे का द्वितीय नियम आपका है क्या, वही लेंज का नियम ही तो बोलना है कि किसी भी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा सदैव उस कारक का विरोध करता है जिससे कि वह स्वयं उत्पन्न होता है, और यही आपका क्या है, फैराडे का द्वितीय नियम है। ठीक है, द्वितीय नियम है। तो लेंज के नियम के अनुसार होगा क्या, लेंज के नियम के अनुसार किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा सदैव उस कारक का या उस कारण का विरोध करती हैं जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती है। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, फैराडे का द्वितीय नियम या लेंज का
नियम कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके ये जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के दो नियम हुए, जिसमें पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम कहता है कि किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल उस कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि आप लिख सकते हो E = माइनस डेल फाई बी ओवर डेल टी के। यदि कुंडली में फेरों की संख्या क्या हो? n हो, तो हम इसे कह सकते हैं तब E = क्या हो जाएगा? माइनस n इंटू डेल फाई बी ओवर डेल टी के हो जाएगा। ठीक है, ये इतना हुआ। फैराडे का द्वितीय नियम लेंस का नियम है, और जिसके अकॉर्डिंग होगा क्या कि किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा सदैव उस कारक का विरोध करती है जिससे कि यह स्वयं उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये चीज रहा।